नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। कल दिवाली है। आप सबको रोशनी के त्योहार की बधाइयां और शुभकामनाएं। खुशी के इस मौके पर न्यूज लॉन्ड्री द न्यूज मिनट दिवाली स्पेशल हैम्पर लेकर आया है, वो भी एक विशेष ऑफर के साथ। पहला दिवाली हैम्पर जिसकी कीमत 2,346 रुपए थी, वह अब सिर्फ 1,999 रुपए में मिलेगा और 4,744 रुपए वाला दिवाली हैम्पर 3,999 रुपए की विशेष छूट पर उपलब्ध होगा। तो इंतजार मत कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस दिवाली न्यूज लॉन्ड्री के हैम्पर उपहार में दीजिए और आजाद पत्रकारिता का हमसफर बन जाइए। एक बार फिर से महाराष्ट्र झारखंड के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। इन चुनावों को कवर करने के लिए और पत्रकारिता को विज्ञापन से आज़ाद रखने के लिए न्यूज लॉन्ड्री को आपकी ज़रूरत है। इन दोनों राज्यों से जुड़ा हमारा चुनावी एनएल सेना प्रोजेक्ट चल रहा है। आप अपने मन मुताबिक राशि का योगदान करके हमारी चुनावी कवरेज को संभव बनाएं और जनहित की पत्रकारिता का हाथ मजबूत करें। आज 28 अक्टूबर को जब हम यह टिप्पणी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब भारत सरकार का केंद्रीय सतर्कता आयोग समाज को भ्रष्टाचार से बचाने, जनता को जागरूक करने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। भारत सरकार हर साल यह उपक्रम आयोजित करती है और हर साल भ्रष्टाचार की जड़ें सरकारी तंत्र में और गहरी होती जाती हैं। इस अभियान के तहत भारत सरकार एक हफ्ते तक हमको और आपको बताती है कि भ्रष्टाचार से विकास, लोकतंत्र, आर्थिक प्रगति, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि चीजें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता को संवेदनशील और प्रेरित होना पड़ेगा। नेता और अधिकारी इसके लिए प्रेरित हों यह जरूरी नहीं। तो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि की शपथ हम और आप लेंगे। भारत सरकार के सतर्कता अभियान को कुछ ज्यादा ही सीरियसता से लेते हुए मैंने इस एपिसोड को बहुत गंभीरली तैयार किया है। आज हम राष्ट्र के भीतर मौजूद एक आत्मनिर्भर राज्य की बात सतर्कता और जागरूकता की रोशनी में करेंगे। वह राज्य जिसके विकास की कहानी से 10 साल पहले सबकी आंखें चुनहरा गई थी। सबके भीतर यह अपराध बोध घुस गया था कि आखिर कैसे हम सब विकास के स्वप्नलोक में विचरने से छूट गए और उस राज्य विशेष के लोग हमसे मीलों आगे निकल गए। मीलों मतलब लिटरली मीलों आगे निकल गए। आज अमेरिका में घुसपैठ करने वाले भारतीयों में आधी आबादी उन्हीं की है। मेरा मतलब अवैध रूप से अमेरिका जाने वालों में। वो मैक्सिको से लेकर कनाडा तक छाए हुए हैं। तो पूरा देश 10 साल पहले गुजरात मॉडल की चकाचौंध से चमत्कृत हो गया। चुनहराई आंखों से बाकी देश ने भी गुजरात बनने का सपना देखा। पिछड़ जाने की आत्मग्लानि को वह अपने शरीर से उतार कर फेंकना चाहता था। सो 10 साल पहले वह विकास के गुजरात मॉडल पर सवार हो गया। गुजरात के 360 विकास की कहानियां टुकड़ों टुकड़ों में आप तक पहुंचती होंगी। आज हम उसी गुजरात मॉडल की होलिस्टिक यानी संपूर्ण तस्वीर आपके सामने रखेंगे। कतई आहत न हो और धैर्य से सुने। क्षेत्रीय अस्मिता को ठेस पहुंचाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। मेरे सबसे प्रिय नेता, मेरे नायक, 20वीं सदी के महानतम भारतीय महात्मा गांधी की पावन धरती की भावना को आहत करने की मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन बीते कुछ सालों में गुजरात मॉडल ने जो कहानी बेची थी, जिससे लालायित होकर पूरा देश गुजरात बनने निकल पड़ा था, जहां दूध की नदियां सोने की चिड़ियां उड़ा करती थी, उस गुजरात की कथा एक गुजराती के श्रीमुख से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से मेरे राज्य की पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बढ़ी है। ये बात सही है कि आज हिंदुस्तान में गुजरात के विकास को नंबर 1 माना जाता है। ये बात भी सही है कि अमेरिका जैसे लोग भी कह रहे हैं कि वो गुजरात बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। देश ने दुनिया में हमेशा गुजरातना विकासना मॉडलની ચર્ચા થાય છે। ગુજરાતના લોકો દેશની સામે એક બેહતરીન મોડલ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે। गुजरात भारत की धरती पर एक चमत्कार है। ओलंपिक खेलों में एक भी गुजराती एथलीट मेडल नहीं लाता, लेकिन खेलो इंडिया का सबसे बड़ा बजट गुजरात के खाते में जाता है। यह उसी चमत्कारी गुजरात की कहानी है। सुख, समृद्धि और संपन्नता की डोलची में अटखेलियां कर रहा गुजरात हर दिन तरक्की के नए कीर्तिमान बना रहा है। यह वास्तव में एक मॉडल है जहां भारत सरकार और गुजरात सरकार के समकक्ष विकास की एक समानांतर सरकार चल रही है।
इसका अपना एक रिजर्व बैंक है जो 500 के नोट छापता है, वहां गांधी जी को अनुपम खेर ने सफलतापूर्वक विस्थापित कर दिया है। अहमदाबाद में एक हैरान करने वाला मामले सामने आया है। यहाँ पर 1,60,00,000 रुपए के करीब का सोना खरीदने के लिए फिल्म स्टार अनुपम खेर की फोटो वाले 500 रुपए के नोटों के 26 बंडल दिए गए। इसके बाद आरोपी 2100 ग्राम सोना लेकर फरार भी हो गए। ठगी, फ्रॉड, धूर्तता, धोखाधड़ी या फिर बेईमानी आदि बिगिनर लेवल के शब्द हैं। गुजरात जो टैलेंट पैदा कर रहा है वह अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का है। आज के एपिसोड में आपको उस गुजराती उद्यम का एक एक कर दर्शन होगा जिस समानांतर सरकार की बात हम कर रहे हैं उसका सबसे ताज़ा नमूना हफ्ते भर पहले हमारे सामने आया। एक चिर प्रतिभाशाली गुजराती ने देश की न्यायपालिका को आईना दिखाते हुए अपनी खुद की अदालत लगा रखी थी। साल 2019 से वह लगातार फैसले दे रहा था, मामले निपटा रहा था, न्याय व्यवस्था पूरी तरलता से आगे बढ़ रही थी। दरअसल गांधीनगर में एक शख्स जिसका नाम मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन है, वो शख्स 5 सालों से फर्जी कोर्ट चला रहा था। जी हाँ, उसने अपने एक ऑफिस को फर्जी कोर्ट के रूप में तब्दील किया था और यहां पर बाकायदा वो सुनवाई करता था और खुद जज बनकर जमीन अधिग्रहण के जो मामले हैं उनको खासतौर पर देखता था और उसके जरिए अपने नाम पर कई जमीनें जो है उसने अब तक कब्जे में की थी। गांधीनगर निवासी इस महान गुजराती के प्रति अगर आप श्रद्धा से नतमस्तक होना चाहते हैं तो उसे बचा कर रखें। आगे इससे भी कहीं ज्यादा महान प्रतिभाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अहमदाबाद की पुलिस ने फर्जी फैसले देने वाले मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को गिरफ्तार करने में 5 साल लगा दिए। यह व्यक्ति 2019 से गांधीनगर के आसपास जमीनों के सौदे में फर्जी फैसले देता आ रहा था। इसकी कारस्तानियों से ज्यादा अहम है यह जानना कि यह गुजरात की महान धरती पर ही संभव है कि 5 साल तक एक फर्जी अदालत सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती रहे। अगला वाला इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। आपने हाल के दिनों में देखा होगा देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हर सड़क, नुक्कड़, गली, चौराहे पर टोल वसूलने के लिए बदनाम हो गए। लेकिन गुजरात मॉडल के सामने गडकरी जी ने भी घुटने टेक दिए। सबकी जेब से टोल टैक्स निकलवा लेने वाले गडकरी जी को भी गुजरात के अतरंगी मॉडल ने चूना लगा दिया। बांकानेर से मोरबी के रास्ते में 2 टोल प्लाजा आते हैं, एक असली और एक नकली। जानकारों के मुताबिक असली टोल प्लाजा से 600 मीटर दूर कुछ लोग खड़े रहते थे। ये लोग वहां से गुजरने वालों को नकली टोल प्लाजा की ओर भेज देते थे, ये कहकर कि उस रास्ते से टोल कम देना पड़ता है। इस फर्जी टोल प्लाजा से होकर जाने पर 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर गाड़ी वाले बांकानेर मोरबी हाईवे पर वापस आ जाते थे। यह चौचक धंधा करीब 2 सालों तक चलता रहा। इस गुजरात मॉडल ने अनुमानतः गडकरी जी को 75 करोड़ रुपए का चूना लगाया। ये गुजरात में नेशनल हाईवे नंबर 27 है, जहां बगासिया टोल प्लाजा के पास मोरबी जिला प्रशासन ने एक फर्जी टोल बूथ का पर्दाफाश किया है। ये हाईवे मोरबी को कच्छ से जोड़ता है। पुलिस के मुताबिक ये फर्जी टोल बूथ मोटर चालकों से मामूली रकम वसूल कर उन्हें असली टोल बूथ प्लाजा को बाईपास कर आगे जाने का रास्ता दिया करता था। इस मामले में दर्ज एफआईआर कहती है कि वसाघिया गांव के सरपंच धर्मेंद्र सिंह झाला इस मॉडल के रचनाकार हैं। उनकी पत्नी बांकानेर तालुका पंचायत की भाजपा सदस्य हैं और बीते सितंबर तक इसकी अध्यक्ष थी। असली खबर यह है कि फर्जी टोल प्लाजा के बंद होने के बाद असली यानी NHAI के टोल बूथ से होकर गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है और रोजाना कलेक्शन औसतन 15 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए हो गया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जिस तेजस्विता की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वह गुजरात में कदम कदम पर मौजूद है, बस पारखी निगाह चाहिए। अगला नाम संदीप राजपूत का है। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में संदीप बड़े बड़े काम कर रहा था। सरकारी ठेके और अनुदान हासिल करने के लिए इसने बोडेली तालुका में एक फर्जी सरकारी दफ्तर खोला। इसका नाम सिंचाई परियोजना प्रभाग था। राजपूत ने अपने सहयोगियों की मदद से जुलाई 2021 और अक्टूबर 2023 के बीच 4 करोड़ से अधिक का सरकारी अनुदान हासिल किया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा जाली हस्ताक्षर, जाली सरकारी मुहरें और दस्तावेज तैयार कर रखे थे। आरोपी
आरोपी संदीप राजपूत पर फर्जी कार्यालय बनाकर अनुदान लेने का खुलासा हुआ है। सिंचाई परियोजना बोडेली के नाम से फर्जी सरकारी कार्यालय बनाया गया और आदिवासी विभाग से अनुदान भी दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस फर्जी दफ्तर ने 93 विकास कार्यों के नाम पर 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा की ग्रांट हासिल की है। दाहोद की यह कहानी मजेदार है। यहाँ सिंचाई विभाग के ऐसे 6 फर्जी सरकारी कार्यालयों ने मिलकर लगभग 100 सरकारी परियोजनाओं को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक 2018 से 2023 तक इन लोगों ने सरकारी अनुदान में 18.6 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इस पूरे घोटाले में सिंचाई विभाग के कई बड़े अधिकारी भी अपना योगदान देते पाए गए हैं। तेजस्वी गुजरातियों की कड़ी में अगले 2 नाम जीवट और साहस के मिसाल हैं, क्योंकि इन दोनों ने अकेले दम पर कुछ करने का ठाना था। इनके सपने इतने ऊंचे थे जो सीधे प्रधानमंत्री से तो नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय से जरूर जुड़ते थे। सबसे पहले बात मयंक तिवारी की। पुलिस कस्टडी में दिख रहा ये शख्स खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाला अधिकारी बताकर एक डॉक्टर को धमकी दे रहा था। दरअसल विनायक आई हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रणय और डॉक्टर अग्रवाल के बीच 16.43 करोड़ रुपए का एक विवाद चल रहा है, जिसमें इन महाशय ने डॉक्टर अग्रवाल को फोन पर हड़काते हुए कहा कि मैं पीएम का एडवाइजर हूं, आप इस मामले को सुलझा लें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लगभग साल भर पहले सीबीआई ने मयंक तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया। तब मयंक तिवारी खुद को पीएमओ में सलाहकार होने की धमकी देकर लोगों से पैसे ऐंठता और नामी स्कूलों में एडमिशन दिलाने का काम करता था। बड़ोदरा पुलिस ने पीएमओ की शिकायत पर मयंक तिवारी को गिरफ्तार किया था। मयंक तिवारी ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर होने की धौंस देते हुए बड़ोदरा के अग्रवाल हॉस्पिटल के मालिक को धमकी दी और दबाव डाला कि वह दूसरे अस्पताल के साथ अपने 16.5 करोड़ रुपयों को भूल जाए। इसी में भलाई है। तिवारी कथा की एक पूर्व कथा है जो किरण पटेल तक जाती है। गुजरात के एक महान ठग का नाम है किरण पटेल। प्रतिभा के मामले में वह मयंक तिवारी का मौसा है। पीएमओ का एक अधिकारी बनकर वह सरकारी प्रोटोकॉल का लाभ उठाता रहा। 4 महीने तक जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों का दौरा करता रहा। 5 स्टार होटलों में ठहरता रहा। Z+ सुरक्षा भी पा गया। बुलेट प्रूफ एसयूवी भी हथियाली और सरकारी अफसरों पर धौंस अलग से जमाई। और अब बात करते हैं श्रीनगर की, जहां से एक अहम खबर। श्रीनगर में पुलिस ने गुजरात के रहने वाले एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को पीएमओ का वरिष्ठ अधिकारी बताकर घूम रहा था। इतना ही नहीं, किरण भाई पटेल नाम के इस शख्स को Z+ सिक्योरिटी भी दी गई थी। यही किरण पटेल मयंक तिवारी की प्रेरणा है। जब लगभग सारे विभाग और कामकाज गुजरात में तेजस्वी लोगों ने संभाल लिया है, तब शिक्षा विभाग कैसे छूटता। यह इच्छा राजकोट जिले के पिपलिया गांव में पूरी हुई। बिना किसी बोर्ड की मान्यता के 1ली से 10वीं तक का अंग्रेजी माध्यम स्कूल 7 साल से शानदार शिक्षा दे रहा था। इस स्कूल ने अपने ही स्कूल से 9वीं और 10वीं पास छात्रों को शिक्षक बना रखा था। इसे कहते हैं उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। રાજકોટથી સમાચાર, यहाँ પીપળિયા ડમી સ્કૂલ મામલે વધુ એક મોટો ખુલાસો થઈ રહ્યો છે। માન્યતા વગરની ગૌરી સ્કૂલની 8 શાળાઓ સાથે સાંઠગાંઠ ખુલી છે। રામકૃષ્ણ વિદ્યાલય, આ ઉપરાંત અલમાયટી સ્કૂલ, ગ્રે સ્કૂલ સાથે સાંઠગાંઠ હોવાનો ખુલાસો થઈ રહ્યો છે। प्रधानमंत्री जी इसीलिए बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर 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 भारत। मोदी जी के आह्वान और प्रेरणा से आत्मनिर्भर हुए कुछ बड़े गुजराती चेहरे तो आपको याद ही होंगे। इनमें मेहुल भाई तो ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर होने से कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री जी के साथ मौजूद थे और प्रधानमंत्री जी उन्हें बड़ी आत्मीयता से याद कर रहे थे। कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। मेहुल भाई और नीरव भाई तो गुजरात के गुलदस्ते के महज 2 फूल हैं। यहाँ फूलों की प्रचुरता है, 12मासी फूल खिले हैं।
मैंने शुरू में जो बताया कि विकास के जिस सुपर एक्सप्रेसवे पर गुजरात दौड़ रहा था, आत्मनिर्भरता के जिस मंत्र को उसने गांठ बांध लिया था, भारत सरकार और गुजरात सरकार के समानांतर जो व्यवस्था गुजरातियों ने दिन रात एक करके बनाई है, उसे एक एक कर बताने में मुझे कई दिन निकल जाएंगे, कई सारे एपिसोड जाया हो जाएंगे। इसलिए अब एक सुर में मैं गुजरात चालीसा पढ़ने जा रहा हूं। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, आंख बंद करके ग्रहण करें। श्रद्धा जितनी ऊंची होगी, आत्मनिर्भरता की गारंटी उतनी ही ज्यादा होगी। कस्टम विभाग के फर्जी अधिकारी हिमांशु राय सूरत से, फर्जी डिप्टी कलेक्टर प्रकाश नायक अरावली से, सीबीआई के फर्जी अधिकारी हितेश सिंह मोरी, इनकी पहचान ये है कि सुरेंद्र नगर जिले से भाजपा के पार्षद हैं। भरत छाबड़ा केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी बनकर ठग रहे थे। प्रद्युमन पटेल आईबी के अधिकारी बनकर गुजरातियों का कल्याण कर रहे थे। तरुण भट्ट फर्जी सीआईडी अधिकारी के बतौर अपनी सेवाएं दे रहे थे। मयूर तड़वी फर्जी पीएसआई बनकर समाज सेवा कर रही थी। लवकुश त्रिवेदी फर्जी सब इंस्पेक्टर के रूप में लोगों से वसूली कर रहा था। निखिल पटेल भी इसी तर्ज पर त्रिवेदी से स्पर्धा कर रहा था। ओमवीर सिंह ने थोड़ा एम्बिशियस छलांग लगाई। उन्हें लगा कि सीजन ईडी का है तो ईडी पर दांव लगाया जाए। वो फर्जी ईडी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने लगा। उसे देखकर गुंजन कटारिया को एनआईए की याद आई, सो उन्होंने फर्जी एनआईए अधिकारी बनने का तय किया। कहने का मतलब जूते में दाल बट रही है और सूबे का नाम है गुजरात। हिराली किरोड़िया ने सीधे जिला कलेक्टर के पद पर हाथ आजमाया। उसकी देखा देखी नेहा पटेल ने फर्जी डिप्टी जिला कलेक्टर के पद पर हाथ साफ किया। पुखराज राय ने सीबीआई अधिकारी बनकर गुजरात की सेवा की। विराज पटेल ने दावा छोटा रखते हुए फर्जी सब इंस्पेक्टर के पद पर हाथ साफ किया। यह एक मुख्तसर सा आंकड़ा है उन तेजस्वी गुजरातियों का जिन्होंने खुद को समस्त भारत से आत्मनिर्भर बना लिया, एक पूरा समानांतर नेटवर्क खड़ा कर लिया। बहुतेरे तेजस्वी ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है। चूंकि जूते में दाल, नदी में दूध और सोने की चिड़ियां एक साथ इसी गुजरात में बट बह और उड़ रही हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी की उस बात को पुनः स्मरण करें ताकि आगे का संदर्भ समझ में आ जाए। आज हिंदुस्तान में गुजरात के विकास को नंबर 1 माना जाता है। अमेरिका जैसे लोग भी कह रहे हैं कि वो गुजरात बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। देश અને દુનિયામાં હંમેશા ગુજરાતના વિકાસના મોડેલની ચર્ચા થાય છે। ગુજરાતના લોકો દેશની સામે એક બેહતરીન મોડેલ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે। इतनी तेजस्विता और आत्मनिर्भरता के बावजूद गुजरातियों में गुजरात से कोई प्रेम पैदा हुआ हो, ऐसा लग नहीं रहा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं गुजरात विकास के हाईवे पर बेतहासा दौड़ रहा है। असलियत में गुजराती अमेरिका की ओर बेतहासा दौड़ रहा है। कभी मैक्सिको की ओर से घुस जा रहा है, कभी कनाडा की ओर से। गुजरातियों के अमेरिकन ड्रीम का एक मुख्तसर सा जायजा लिया हमने। अमेरिकी कस्टम शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के एकदम ताज़ा आंकड़े आए हैं। ये बताते हैं कि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने का प्रयास करने वाले भारतीयों की संख्या 90,415 है। इनमें से 50% अवैध अप्रवासी गुजराती हैं। बीते एक साल में अमेरिका में घुसपैठ की कोशिश करने वाले इन 45,000 गुजरातियों के आत्मनिर्भरता का प्रण शुरुआत में गिनाए गए सभी नामों और सभी वाकयों से कहीं ज़्यादा सम्माननीय और अनुकरणीय है। यही गुजरात का मॉडल है। पूरा देश इसके पीछे भाग रहा है और गुजराती अमेरिका के पीछे भाग रहा है। इतने सारे सफल उद्यम एक साथ वहां देश और समाज की नाक के नीचे संचालित हो रहे हैं और आप हैं कि फर्जी डिग्रियों की बहस में पड़े हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गलत बोलते, गलत सुनते, गलत सुनाते व्यक्ति अक्सर अपने गलत को ही अपना सच मानने लगते हैं। मसलन हिंदू खतरे में है, नेहरू मुसलमान थे, गांधी ने भारत का बंटवारा किया, आदि इत्यादि। यह सब इस देश की मौजूदा सत्ताधारियों और दक्षिणपंथियों के सच हैं। यदि कोई इसी सच वाले इकोसिस्टम में पला बढ़ा है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी किसी रोज किसी संवैधानिक पद पर पहुंच जाएं और पद की मर्यादा के अनुरूप बर्ताव करने लगें। यह बात बहुत से मौकों पर बहुत से तरीकों से साबित हुई है, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उसे नए सिरे से पुनर्स्थापित किया है। देश की डेमोग्राफी बदल रही है, चुनाव बेमायने हो चुके हैं और हमारी सभ्यता संस्कृति संकट में है। डेमोग्राफिक डिसऑर्डर
is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. We have seen this change in the country. So much is the demographic change that the area becomes a political fortress. Democracy has no meaning. Elections have no meaning at all. We owe it to our future generations that this civilization that has ethos of 5,000 years, its essence, its sublimity, its spirituality, its religiosity cannot be allowed to be destroyed before our eyes. जो हिंदू समाज और संस्कृति 800 सालों के सल्तनत और मुगल राज में खत्म नहीं हुई, जो 200 सालों के अंग्रेजी राज में खत्म नहीं हुई, वह सभ्यता और संस्कृति अब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीते 75 सालों से देश की बागडोर हिंदुओं के हाथ में है। मनमोहन सिंह को छोड़ देश का हर प्रधानमंत्री हिंदू है। देश की सभी प्रमुख संस्थाओं पर हिंदू काबिज हैं। तकरीबन हर राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री हैं। इसलिए अब हिंदू खतरे में है। आज़ादी के वक्त 35 करोड़ आबादी वाले देश में आज 135 करोड़ हिंदू रह रहे हैं। इसलिए हिंदू खतरे में है। अब आप पूछेंगे ये क्या बकचोदी है? इसके लिए आपको जगदीप धनखड़ जी से संपर्क करना होगा। मेरी समझ में जो आ रहा है वह मैं लगे हाथ बता देता हूँ। जब हिंदू खतरे में है तब आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना है। जो लोग हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं वो क्या क्या लाभ उठा रहे हैं। आप पाएंगे कि इस भय का दोहन सत्ता पाने और सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है। अभी आप इस सवाल से जूझ ही रहे होंगे कि आपके सामने धनखड़ जी एक नई बकैती फैला देंगे। तुम्हारे बच्चे बेमतलब विदेश पढ़ने की सोच रहे हैं। एक नई बीमारी और है, बच्चों में आपको एड्रेस करना हूं, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। धनखड़ जी भेलपुरिया, रामपुरिया, पातालपुरिया टाइप किसी निजी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में बोल रहे थे। धनखड़ जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एक अदद विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान वो और उनकी सरकार नहीं गिनवा सकती। ऐसा सरकारी संस्थान जहां सरकार अपने वेलफेयर स्टेट का दायित्व तो पूरा कर पाती, पूरी जनता को खून चूसने वाले निजी शिक्षण संस्थानों के हवाले करके विदेशी शिक्षा की निरर्थकता पर प्रवचन दिया जा रहा है। निजी शिक्षण संस्था के मंच पर खड़ा होकर एक थेथरई धनखड़ जी किसी आईआईटी या एम्स के मंच पर यह बात नहीं बोल रहे थे, बल्कि जिन प्राइवेट संस्थानों का प्राथमिक उद्देश्य है पैसा कमाना, मुनाफा बनाना, उनके मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे। थोड़ी मर्यादा रखिए। धनखड़ जी की बातों में सिर्फ एक विरोधाभास नहीं है। बतौर उपराष्ट्रपति उन्हें यह सोचकर बोलना चाहिए कि उनकी बातों के कितने अर्थ और कितने प्रभाव हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नेताओं की चमड़ी बहुत मोटी होती है, लेकिन धनखड़ जी का ग्रेड थोड़ा ऊपर है। मसलन जब वो विदेशों में पढ़ाई और डिग्री की निरर्थकता पर प्रवचन दे रहे थे, तब उनकी अपनी बिटिया कामना धनखड़ की डिग्री से जुड़ी कई जानकारियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। ये वही उपराष्ट्रपति हैं जिनकी खुद की बेटी ने अपनी पढ़ाई विदेशी विश्वविद्यालयों से की है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बीमारी तब क्यों नहीं फैली थी जब आपकी बेटी विदेश जा रही थी, या फिर ये कोई स्पेशल बीमारी है जो सिर्फ दूसरे लोगों के बच्चों में फैलती है। हमें उम्मीद है कि धनखड़ जी की कथनी और करनी में विरोधाभास नहीं रहना चाहिए। उन्हें यह बात स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए अलग और आम हिंदुस्तानियों के बच्चों के लिए अलग मानक क्यों बना रखे हैं। यह सिर्फ धनखड़ जी की कहानी नहीं है। मौजूदा सत्ता तंत्र का हिस्सा लगभग हर नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहा है। जगदीप धनखड़ की बेटी कामना धनखड़ ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई की है। निर्मला सीतारमण की बेटी परकला वांगमई ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स UK से पढ़ाई की है। पीयूष गोयल के दोनों बच्चे ध्रुव और राधिका गोयल ने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में निवेश बैंकिंग की पढ़ाई की है। S जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर ने मैकेलिस्टर कॉलेज और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अमेरिका से सुरक्षा अध्ययन में MA की पढ़ाई की है। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने लीड्स यूनिवर्सिटी UK से MBA की पढ़ाई की है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से LLM की पढ़ाई की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है। JP नड्डा के बेटे हरीश नड्डा ने ब्रिटेन के लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है।
और आपके बच्चों के लिए इन्होंने दुर्गा भसान, भंडारा, रामनवमी यात्रा, डीजे पर मस्जिद के सामने डांस करने जैसे कई काम मुकर्रर कर दिए हैं। धनखड़ जी की बात पर मुझे पुराने दौर के जमींदारों और सामंतों का एक जुमला याद आता है, अन्न और ज़मीन बट कर रहेगी अपना अपना छोड़ के। ये हमारे दौर के नए जमींदार हैं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाकर आपके बच्चों के लिए देसी माल, ताकि मजदूरों की सप्लाई बनी रहे। अब हम बात करेंगे एक केंद्रीय मंत्री की। कायदे से ये मंत्री जी इस बात की मुनादी हैं कि इस देश में कुछ चीजें बुरी तरह से खत्म हो गई हैं, उनकी मरम्मत कर पाना अब मुश्किल है। कानून का राज खत्म होना उनमें से एक है। अगर देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जिंदा हैं तो गिरिराज सिंह का यह बयान सुओ मोटो संज्ञान लेने का 24 कैरेट खरा मामला है। यह सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। गिरिराज के बयान में इतनी साफ गोई है कि आंखों की शर्म के लिए कोई जगह शेष नहीं बची है, घड़ियाली आंसू के लिए भी नहीं। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न, अपने अपने घर में उसकी पूजा करो। कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। गिरिराज सिंह को उम्मीद होगी कि नीतीश कुमार पराभव के दौर में हैं। उनके बाद न तो जेडीयू का कोई मालिक है, न जदयू भाजपा गठबंधन का कोई भविष्य। वो अपने लिए बिहार के भावी मुख्यमंत्री का पद देख रहे होंगे और आग लगाओ जुबान उसकी पहली शर्त है। खैर, देश और सत्ताओं के पतन की शुरुआत दोहरे रवैये से शुरू होती है। एक के लिए कुछ और बाकियों के लिए कुछ और नियम कानून से जिस असंतोष की बुनियाद पड़ती है, उसने अतीत में बड़ी बड़ी सत्ताओं के पैर उखाड़े हैं। इसे सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। आप और हम बस इंतज़ार कर सकते हैं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में भी इस हफ्ते की रिपोर्ट thewire.in से है। यह हरियाणा के चरखी दादरी जिले में हुई साबिर मलिक की मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट है। शाबिर की हत्या गाय का मांस पकाने और खाने के संदेह में की गई थी। अब इस मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया है। सरकारी जांच लैब की रिपोर्ट के मुताबिक शाबिर की झुग्गी से जब्त किया गया मांस गाय का नहीं था। हाल ही में सरकारी लैब से आई रिपोर्ट के अनुसार जो मांस झुग्गियों से जब्त किया था वो गोवंश का नहीं था। ये खुलासा पुलिस की ओर से मामले में हुई गिरफ्तारियों के बीच आया है, जो बताता है कि साबिर मलिक की जान गलतफहमी और भीड़ की हिंसा का शिकार हो गई। हमने 10 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है। उनका चालान हम शीघ्र ही देंगे और रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है फरीदाबाद से, तो उसमें प्रतिबंधित मांस नहीं है और रिपोर्ट हम चालान के साथ जल्दी सबमिट कर देंगे कोर्ट में। लेकिन शाबिर की हत्या हो गई है। हत्यारे वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। उन्हें कानून क्या सजा देगा, इसका हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।